अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज़्म का। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फीडबैक मैकेनिज़्म होता क्या है। तो ये टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जिसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म खुद कंट्रोल हो रहा होता है बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन इट इज़ कंट्रोलिंग। मतलब कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म जिस रिएक्शन को कंट्रोल को कर रहा होता है वो इटसेल्फ इसकी प्रोडक्ट से कंट्रोल होता है। बॉडी में प्रॉपर फंक्शंस के लिए दो अपोजिंग सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं। अपोजिंग का मतलब होता है ऑपोजिट। अब जैसा कि एक्सेलरेटर होंगे तो मस्ट इनहिबिटर्स भी होने चाहिए। अगर बॉडी में एक हार्मोन है जो कि किसी भी रिएक्शन को प्रोमोट या स्टिमुलेट कर रहा है तो दूसरा हार्मोन इसको इनहिबिट करने के लिए भी होना चाहिए। तो बॉडी में इंटरेक्शन मेंटेन होता है फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए। इसमें क्या होता है कि जो सेक्रीशन की कंसंट्रेशन है ये इटसेल्फ कंट्रोल हो रही होती है बिकॉज सर्टन इंफॉर्मेशन इज़ पास टू द सोर्स, क्योंकि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सोर्स तक या उस सेक्रीशन की का जो ज़रिया है वहाँ तक पहुँच रही होती है। या फिर हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये फीडबैक होती है so that the output of the secretion is adjusted accordingly, कि जो उस secretion की आउटपुट है या उस रिएक्शन की का जो भी आउटपुट है वो इस तरह से फीडबैक के ज़रिए एडजस्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, कि जितनी सेक्रेशन रिक्वायर्ड है वो उतनी रिलीज़ होगी। जब बॉडी की डिमांड पूरी हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली फीडबैक के ज़रिए उस सेक्रेशन के सोर्स को स्टॉप कर देगा और सेक्रेशन उस आउटपुट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी। अब जैसा कि पिट्यूटरी ग्लैंड की और बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे कंट्रोल एक्सर्ट करता है, तो ये भी फीडबैक मैकेनिज़्म की एग्जांपल है और ये लिविंग सिस्टम्स में बहुत ही कॉमन है। हम फीडबैक की एग्जांपल को थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के ज़रिए डिस्कस कर सकते हैं या उसको स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाए या स्ट्रेस की सिचुएशन हो तो इस दौरान जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं और ये हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगा। अब एंटीरियर लोब से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होगा। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन रिलीज़ होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इस रिएक्शन की आउटपुट है। मतलब जो थायरॉक्सिन की सेक्रीशन है ये आउटपुट आप कह सकते हैं, या फिर आउटपुट ये है कि जो थायरॉक्सिन की वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगा और एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो हीट और एटीपी है ये इस रिएक्शन की हम कह सकते हैं कि ये आउटपुट है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ एटीपी एंड हीट विल रेज द बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब जब ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा तो ये जाके हाइपोथैलेमस के न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को इनहिबिट करेगा या इसको मैसेज देगा कि अब तुम मज़ीद रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर दो। तो इस तरह से जब रिलीजिंग हार्मोन डिक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली एंटीरियर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाएगी। तो आपके पास ये जो एटीपी है, हीट है, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर है, ये आउटपुट है इस पूरे रिएक्शन की या इस पूरे मैकेनिज़्म की। तो ये आउटपुट जाके ये आप देख सकते हैं कि ये जाके स्टॉप करती है
हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को। नेक्स्ट, कंपैरिजन नर्वस कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन का आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। डिफरेंस भी इसमें सिमिलैरिटीज़ डिफरेंस नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है बिहेवियर का। बिहेवियर की दो टाइप्स हैं, इननेट और लर्न बिहेवियर। अब इननेट बिहेवियर जो होता है ये इस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं जिनमें जो इनहेरिट होते हैं, जिसमें स्पेसिफिक नर्व होगी या साइटोप्लाज्मिक पाथवेज होंगे जो कि इस बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म हो। उनको विरासत में या तो कोई ख़ास नर्व मिली होगी या इस तरह के उनमें साइटोप्लाज्मिक पाथवेज होंगे जो कि रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करेंगे। जैसा कि प्लांट बिहेवियर जो हैं ये इननेट बिहेवियर होते हैं। इसके अलावा ये जो बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं ये मज़ीद रीफाइंड हो सकते हैं या बेहतर हो सकते हैं ओवर मैनी जनरेशन्स। और इसमें जो हायर सेंटर है वो भी रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह वो इननेट बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें जो इन्वॉल्व है ये इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक्स हैं या ये जीन्स की फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स में इनहेरिट हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इननेट बिहेवियर की टाइप्स हैं वो है ओरिएंटेशन और सेकंड है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। अब ओरिएंटेशन में हमारे पास फर्स्ट है काइनेसिस। ये इस तरह का बिहेवियर है जिसमें ऑर्गेनिज़म अपनी रैंडम मूवमेंट्स की स्पीड को चेंज करता है और ये चीज़ इसको हेल्प करती है कि ये एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। जैसा कि इस तरह का बिहेवियर पिल बग्स को एनेबल करता है कि वो मॉइस्ट एरिया पर पहुँचें जो कि उनको उनकी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होता है। सेकंड है टैक्सिस। काइनेसिस के मुकाबले में टैक्सिस जो है ये डायरेक्टेड मूवमेंट है, ये रैंडम मूवमेंट नहीं है। या तो ये टुवर्ड्स होगी, स्टिमुलस की तरफ होगी या फिर उससे अवे होगी। तो अगर टुवर्ड्स होगी उसको हम पॉजिटिव टैक्सिस कहेंगे और अगर अवे होगी तो उसको हम नेगेटिव टैक्सिस कहेंगे। ठीक है। सेकंड है हमारे पास रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। ये कम्प्लेक्स बिहेवियर्स हैं, इसमें बायोलॉजिकल रिदम्स आ जाती हैं जो कि 24 आवर्स के बाद या 365 डेज़ के बाद रिपीट हों, उनको हम बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं। टेरिटोरियल बिहेवियर आ जाता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिलेशनशिप से पहले अपनी टेरिटरी को या अपने एरिया को मार्क कर देते हैं और उसमें कोई और इंडिविजुअल आके वहाँ पे मीटिंग नहीं कर सकता। तो इस तरह के बिहेवियर को टेरिटोरियल बिहेवियर कहते हैं। कोर्टशिप का मतलब होता है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं ये अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करैक्टर्स शो करते हैं, जैसा कि साउंड प्रोडक्शन हो गई या फिर डांस वगैरह कुछ ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर को कोर्टशिप बिहेवियर कहते हैं जो कि अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए शो किए जाते हैं। मेटिंग है, फिर एग्रेशन है। एग्रेशन का मतलब होता है कि जब ये रिप्रोडक्शन का टाइम होता है या सेक्सुअल बिहेवियर होता है तो उस दौरान कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बहुत एग्रेशन शो करते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। एग्रेशन का मतलब होता है बहुत गुस्सा। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स बाकी अपने ही स्पीसीज़ के बाकी मेंबर के फ़ायदे के लिए कोई चीज़ छोड़ दें। जैसा कि आपने ये देखा है कि ये जो इंसेक्ट्स या एंड्स वगैरह की या फिर ये जो आपके पास होती है शहद की मक्खियों की जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसमें जो ड्रोन्स हैं ड्रोन्स नहीं, जो वर्कर बीज होती हैं
ये वर्कर बीज जो हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करती, तो ये बाकी कॉलोनी के बाकी मेंबर्स की खातिर जो अपना रिप्रोडक्शन का फिनोमेना है उसको छोड़ देती हैं। तो इस तरह के बिहेवियर को अल्ट्रुइज्म कहते हैं। सोशल हायरार्कीज़ का मतलब होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे बेबून्स वगैरह ये हायरार्की बना के रहते हैं। इनमें जो ये इस तरह की हायरार्की बर्ड्स में भी पाई जाती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें डोमिनेंट होते हैं और बाकी उनके सब ऑर्डिनेट होते हैं। तो जो काम भी होगा, चाहे वो रिप्रोडक्शन है या खाने पीने का है या जो भी, तो पहले वो डोमिनेंट मेंबर करेगा और बाद में फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स वो कर सकते हैं। तो इसको सोशल हायरार्की कहेंगे। इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको टर्माइट्स वगैरह में, एंड्स में, बीज वगैरह में मिलेगी। तो इसको हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इननेट बिहेवियर की टाइप्स हैं।